नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से एक बड़ा तोहफा आ गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और मात्र 36 महीने के अंदर तैयार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात सरकार की तरफ से दी गई। अब विपक्ष कह रहा है कि दरअसल ये सारा काम तो हम लोगों की तरफ से किया गया था, लेकिन बाकायदा जो है उद्घाटन से लेकर और शिलान्यास से लेकर और आज जनता के बीच में जो समर्पित किया गया है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, विपक्ष चाहे जितनी ही बातें कर लें, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें तो वहां के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और यहां तक कि अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो पूरे देश के लिए एक वाकई में बहुत ही बड़ा तोहफा है, बड़ी सौगात है। तो क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो रही है? चूंकि बीजेपी पूरी तरह से साधने की कवायद में लग चुकी है, इसलिए विपक्ष परेशान है। इसी पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि पूर्वांचल का जो समीकरण है, जो चुनावी गणित है, उसको किस तरह से साधना जरूरी है, कितना जरूरी है पूर्वांचल को जीतना, क्योंकि जो पूर्वांचल जीतेगा वही 2022 में उत्तर प्रदेश का बादशाह बनेगा। पहले दिखाते हैं कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी गए, क्या कुछ उन्होंने कहा, योगी ने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से हमले में क्या कुछ कहा गया। इसके बाद चर्चा पर चलेंगे। 4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था। एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी की देन है, समाजवादी ने इसका शिलान्यास किया था और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी जानती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की झूठ और जुमले की आदत पड़ गई है, समाजवादी के कामों को अपना काम बताने की आदत पड़ गई है, क्योंकि ये तो कोई काम करते नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के काम का नाम और नंबर और उद्घाटन करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि झूठ बोलना पाप होता। तो अनुराग भदौरिया नहीं बल्कि तमाम दूसरे दलों और दूसरी पार्टियों के नेता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। और समाजवादी पार्टी तो यहाँ तक कह रही कि सब कुछ हम ही लोग की तरफ से किया गया था, बस इन्होंने उद्घाटन किया है। लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली 36 महीने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो बनाया गया है, पूरी तरह से इसमें क्रेडिट बीजेपी सरकार को ही जाती है, योगी सरकार को ही जाती है। अगर आप सपने में देखें कि गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ना है, एक्सप्रेसवे बनाना है, काम कुछ नहीं किया, काम कोई और पार्टी के लोग कर रहे हैं, तो क्रेडिट सिर्फ आपकी ये जरूर जाएगी कि आपने एक विजन तैयार किया था, सोचा आपने जरूर था। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। शरद त्रिवेदी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है।
संजीव चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के नेता। संजीव जी, आपका स्वागत है। शुचि विश्वास इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस की हैं। शुचि, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। उपाध्याय साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। आरबी जी, क्या लगता है उपाध्याय साहब, एक्सप्रेसवे बना लेने से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना लेने से बाकायदा सामरिक महत्व को भी उसमें दर्शाने की कोशिश हुई कि किस तरह से एयर स्ट्रिप तैयार किया गया है, सुखोई और तमाम फाइटर जेट को वहाँ पर गो एंड टच सिस्टम की बस ज़रूरत है, जैसे ही कोई आपात स्थिति बनेगी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या पूर्वांचल को साधने के लिए एक सटीक, कह सकते हैं एक सटीक रणनीति बीजेपी के पास आ चुकी है? बीजेपी ने जो तोहफा दिया है पूर्वांचल के लोगों को, क्या वोट में कन्वर्ट हो पाएगा उपाध्याय जी? देखिए, अभी गौरीशंकर ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं। और देखिए, इतिहास गवाह है, एक्सप्रेस में कोई जीत की गारंटी नहीं होती। हाँ। कई फैक्टर काम करते हैं जनता के बीच में। इससे पहले देखा होगा, लखनऊ एक्सप्रेस भी बना, मायावती जी ने भी बनाया आगरा एक्सप्रेस भी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। बनाया कहाँ, मायावती जी ने तो बस है ना आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया था। जो भी था, लेकिन उन्होंने भी बनाया, समाजवादी पार्टी ने, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने बनाया। मैं मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आप अपना जब समय आया तो अपनी बात को रखें। तो देखिए, कोई भी एक्सप्रेस वे बना देने से हम ये कह दें कि भी जीत की गारंटी है, हाँ। वो मैं नहीं कह सकता। इतिहास गवाह है इस चीज का। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। देखिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, मजदूर, कई फैक्टर होते हैं। और जब वोट करने जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूं, तो फिर वहाँ जातीय फैक्टर और दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि भी समाजवादी पार्टी ने एक्सप्रेस वे बनाया, लेकिन इलेक्शन नहीं जीत पाई और हार गई। हाँ, ये बात जरूर है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से पूर्वांचल का विकास होगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। जहां 8 घंटे लगते थे यात्रा में, वहां 4 घंटे की सुगम यात्रा। तो उपाध्याय साहब, एक बात बताएं जी। जो जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाया गया, इसका एक बड़ा फायदा पूर्वांचल के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को मिलना है। तो किसी की भी सरकार रहती, चाहे अभी बीजेपी की सरकार है तो इसके नाम पर एक क्रेडिट जा रही है, समाजवादी पार्टी की रहती तो इसके नाम पर क्रेडिट जा रही है, तो फिर फायदा तो है ना। फिर इस पर इतनी सियासत, इतनी राजनीति क्यों हो रही है? लोग क्यों कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चुनाव से पहले जरूरी था? क्योंकि चुनाव है, इस तोहफा को देना जरूरी था, तभी पूर्वांचल को कोई साथ पाएगा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं और राजनीति उनका कर्म है, उनका धर्म है, तो वो राजनीति करेंगे, उससे उन्हें रोका नहीं जा सकता। कोई भी पक्ष में या विपक्ष में हो, भी वो राजनीति करने के लिए ही पैदा हुए। राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, राजनीति करेंगे। लेकिन जो यथार्थ है, मैं तो यथार्थ की बात करता हूँ, वहाँ की जनता से बात करिए। जिस तरीके से वहाँ की जनता अप्रिशिएट कर रही है कि भी हमें फायदा होगा और हमारा विकास होगा, ऐसी उम्मीद पूर्वांचल के लोग करते हैं, जिसको हम अभी पिछड़ा इलाका कहते थे। वो इलाके में जब आवागमन होगा तो देखिए, जब कोई रोड निकलता है, उसके आसपास एक सभ्यता डेवलप होती है, इंडस्ट्री लगती है, किसान जो अपनी मतलब विजन तो बड़ा है ना, इस विजन को समझने की जरूरत है। मैं आता हूं आपके पास, मैं थोड़ी देर के बाद शरद त्रिवेदी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले संजीव जी के पास जाना जरूरी है। संजीव जी, एक बात क्यों नहीं आप लोग मान रहे हैं कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूरा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा? सरकार किसी की भी हो, जनता की भलाई तो हुई, फिर आप लोग कैंची फीता पता नहीं क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जितना भी बीजेपी में बड़े बड़े काम हुए सब आप ही लोग कर रहे थे पिछले 4.5 साल 5 साल में। इस तरह की क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची हुई है संजीव जी, और क्या फायदा होगा इससे आपको? गौरीशंकर जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी किसानों की कुछ रजिस्ट्रियां जो एक्सप्रेस में बन रहा है कुछ हो चुकी थी, इसका पूरा समाजवादी सरकार में तय हो चुका था। ये मात्र फीते उद्घाटन के उद्घाटन और काम इन्होंने कोई किया नहीं है। केवल जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हो चुके थे, कुछ होने थे, जिनका खाका तैयार हो चुका था। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेस में क्या किया था आप लोगों ने? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का पूरा खाका शुरू में तैयार हो चुका था। हाँ।
उस टाइम उनकी सरकार आई हाँ। तो इन्होंने काम किया, तो इन्होंने कोई नया काम नहीं किया। ये पूरी सोच माननीय अखिलेश यादव जी की थी, और अखिलेश यादव जी ने इससे पहले कई ऐसी सौगात, जैसे गाजियाबाद के अंदर एलिवेटेड रोड सिंगल ट्रेल पे कितने पूरे किलोमीटर बना दिया हिंदुस्तान था में पूर्वांचल एक्सप्रेस? नंबर 1 बनाया। इसको भी हम भूल नहीं सकते, इसको भी हम नकार नहीं सकते। संजीव और चौधरी जी, एक्सप्रेस बड़ा में बड़ा अजीब लगता है जब यमुना एक्सप्रेसवे की बात आती है कि मायावती ने तो पूरा काम करके चली ही गई थी, गवर्नमेंट बदल गया, इसके बाद उस पूरी परियोजना को जो है ना आप लोग की तरफ से हटा दिया गया। फिर अखिलेश यादव आए, उन्होंने एक विजन के साथ काम किया, यमुना एक्सप्रेसवे को बनवाया, लेकिन आप तो मायावती को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। और जब यही काम बीजेपी की तरफ से किया गया तो पूरा क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं, बीजेपी को देना ही नहीं चाह रहे हैं। संजीव जी, आप बीजेपी के झूठे लोग झूठ बोल के सत्ता में आए थे, इन्होंने विकास में कोई काम नहीं किया। केवल हमारे कामों पे इन्होंने, जो हमारे काम थे, कुछ काम इन्होंने हमारे रोक दिए, समाजवादी सरकार के रोक दिए थे, उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनको ये क्रेडिट लेकर के इस भोली भाली उत्तर प्रदेश की जनता को ठग नहीं सकते। जो 2017 में इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को ठग के सरकार बनाई थी, झूठ बोल के सरकार बनाई थी। क्या संजीव जी, चलिए मैं आता हूं सर, मैं आता हूं, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं, थोड़ी देर के बाद आता हूं, थोड़ी देर के बाद आता हूं। मतलब ये हुआ कि संजीव जी को बिल्कुल पसंद नहीं पड़ रहा है कि गाजीपुर से लखनऊ अब आने में इतना कम टाइम लगेगा, 7-8 घंटे की बात है, 7-8 घंटे में पहुंच जाइए। दिल्ली से कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त हो गई, ये पसंद नहीं पड़ रहा है आपको। वहां पर देखिए एयर स्ट्रिप बनाया गया, सुखोई को उतारा गया, राफेल को उतारा गया, हरक्यूलस उतरा, ये पसंद नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है सर आप लोगों के साथ? क्या डेवलपमेंट की परिभाषा समाजवादी पार्टी की यही है? चलने के लिए गाड़ी चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, और पैसे के लिए नौकरी चाहिए। जो नौकरी इन लोगों ने नहीं दी है, इस देश को ठग दिया। इस उत्तर प्रदेश की भोली वाली जनता तय कर चुकी है 2022 में इनको भगाने वाली है उत्तर प्रदेश से। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दावे अपने पास बिल्कुल रखिए आप संजीव जी, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरी दुनिया सराह रही है। पूर्वांचल के लोगों के लिए कितना बेहतरीन काम हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, दिल्ली से कनेक्टिविटी कम कर दी गई। पहले तो सफाई और है ना वहीं तक आप लोग का था, और वहां से दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे थे। कहां पूर्वांचल पर आप लोग का ध्यान था? लेकिन अभी आप लोग जागे हैं, और जब कोई जाग करके किसी ने काम किया तो उसमें आप अड़ंगा लगा रहे हो। चलिए कोई बात चौधरी जी, आप मानते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस से फायदा होगा लोगों को? ब्रेक की थोड़ी दिक्कत, देखिए ब्रेक लेना पड़ेगा, इसका ब्रेक के बाद आएंगे। अभी 2 मेहमान और हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तुरंत आते हैं। तो अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। पूर्वांचल की जो लड़ाई है पूरी तरह से एक्सप्रेसवे पर अब आ चुकी है। इस लड़ाई में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये जनता के हाथ में पूरी तरह से चाबी है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को ये अच्छा ही नहीं लग रहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे बन गया, इतना जल्दी समय में कैसे बना दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास भी एक क्रेडिट है वैसे कि 23 महीने में उन्होंने एक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया था। मैं आता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त शरद जी हमारे साथ हैं। शरद जी, आप जो बातें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए कही जा रही है कि पूर्वांचल को साधने की कवायद है, बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्वांचल का जो सियासी चुनावी या सीटों का जो समीकरण है उसे देखते हुए पिछले बार का जो प्रदर्शन है काफी बेहतरीन रहा, उसको बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती आप लोग के सामने आ चुकी है। और जब तक पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन पिछले साल से पिछले बार जो चुनाव हुआ तो उससे बेहतर नहीं होगा, तब तक तो बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए भी। नहीं, देखिए इसके 2 पहलू हैं। पहली चीज़ तो ये है कि खाली पूर्वांचल का विकास नहीं हो रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी उतना ही विकास किया जा रहा है। हाँ। मेरठ RRTS जो रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया है, मेरठ से इलाहाबाद तक का जो रास्ता है प्रयागराज तक वो पूरा बनाया जा रहा है।
और सबसे बड़ा एयरपोर्ट पूरे भारत का वो नोएडा में बन रहा है। तो ये हमारा कोई एक क्षेत्र नहीं है कि हमारा चुनावी क्षेत्र है इसलिए हम उसका विकास करें। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनके जहाँ जहाँ परिवार रहते हैं कि सारा विकास सैफई में हो गया, बसपा के संरक्षण में सारा विकास नोएडा और गाजियाबाद में हो गया, तो हमारा सारा क्षेत्र है, हम हर जगह का विकास कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है, जैसे हमारे चौधरी साहब हमारे भाई ने कहा कि इन्होंने ही सुन लीजिए चौधरी साहब, जब आप बोल रहे थे तो शरद जी नहीं बोल रहे थे। मैं इनकी चौधरी साहब की मैं अगर आपको ओपन कर दूंगा फिर आप कहोगे बोलने नहीं देते हो आप मुझे, आप सुनिए ना। मैं चौधरी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, कोई शक नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अखिलेश जी ने चुनाव से 6 महीने पहले 20 शिलान्यास रोज कर रहे थे। कहीं खेत में गए वो 4 ईंटें रख के आ गए, मतलब कई कई दिन तो 25 शिलान्यास रोज कर रहे थे। तो आज मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 3600 प्रोजेक्ट जो हैं, मतलब तकरीबन अगले 200 साल तक जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब समाजवादी पार्टी ने किए हैं। तो ये जब आप 20 प्रोजेक्ट रोज इनॉग्रेट कर रहे हैं तो उसका क्या हाल होगा। और जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उनमें से एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। जो लखनऊ से आगरा का जो एक्सप्रेसवे बनाया गया था वो भी, उस पे भी लोग नहीं चल रहे थे। इनकी सरकार के जाने के बाद वो पूरा कंप्लीट किया गया, उसके सारे सैंक्शन हुए, तब वो चलना शुरू हुआ। लखनऊ की जो मेट्रो इन्होंने चलाई थी वो चली नहीं थी, वो इन्होंने 2 मतलब पैर पकड़े कंपनी के कि आप किसी तरह से 2 स्टेशन के बीच में ट्रेन चला दीजिए। ट्रेन चलना 1 साल बाद शुरू हुई थी। और नोएडा में जो फ्लाईओवर बना है वो इतना बढ़िया बना था, 4 किलोमीटर का फ्लाईओवर की बनने के 3 महीने के अंदर ही उसका इलाज शुरू हो गया, वो फ्लाईओवर बंद हो गया। तो और कांग्रेस का तो और भी बुरा हाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का विकास लखनऊ से रायबरेली के बीच में सड़क बनाई गई, रायबरेली से आगे ऊंचाहार, इलाहाबाद, प्रयागराज तक कोई सड़क नहीं बनी। संजीव जी तो सिर्फ वहीं तक सड़क बनाई गई। संजीव जी आज खुश होने का दिन है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, आज खुश होने का दिन है। अगर मुझे शिलान्यास करेंगे, एक मिनट शरद जी, मैं सूची के पास आ रहा हूँ। 1 मिनट रुके संजीव जी। देखिए आप जब बोल रहे थे संजीव जी कोई नहीं बोल रहा था, थोड़ा सबको मौका दीजिए, सबको मौका दीजिए। और मेरे डिबेट में तो मैं लास्ट टाइम जो 15-20 मिनट होता है ओपन कर देता हूं आप लोगों को, जितना लड़ना झगड़ना है लड़ लीजिए, जितनी बातें करनी है। सूची के पास आ रहे हैं। सूची, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख करके आप लोगों को खुशी नहीं हुई? कितना अच्छा तो है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। गाजीपुर से लखनऊ आने का जो टाइम ड्यूरेशन है कम हो गया, दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, पूर्वांचल के लोगों के अंदर एक भरोसा तो जागा कि चलो विकास तो हो रहा है। तो फिर आप लोग जो एकदम से लगे हाथ समाजवादी पार्टी की तरह क्यों बात करने लगे? थोड़ा सा आप लोग तारीफ कर देते, क्या दिक्कत थी? वैसे भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जनाधार तो नहीं है, इस बार थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं आप लोग, हो सकता है कुछ बढ़ेगा, लेकिन अच्छी चीजों की तारीफ तो होनी चाहिए ना शुचि? नहीं, बिल्कुल अच्छी चीजों की तारीफ तो जरूर होनी चाहिए। जो शमशान में टोकन बांटे थे उसकी तारीफ, जो लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी किसानों पर उसकी तारीफ, जो दूरबीन लगा के माफिया ढूंढ रहे थे उसकी तारीफ, जो धड़ाधड़ एनकाउंटर किए हैं उसकी भी तारीफ, जो हाथरस में हुआ उसकी तारीफ, जो बागपत में किया उसकी तारीफ, जो उम्भा में किया उसकी तारीफ, जो बीएलआरडी अस्पताल में 1049 बच्चे मुख्यमंत्री जी की शपथ लेते ही ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे उसकी तारीफ। उसके बाद उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी पुष्पा सेल्स को ऑक्सीजन का ठेका दोबारा मिला और डॉक्टर कफील अब निलंबित, तो उसकी तारीफ। रासुका के दुरुपयोग की तारीफ। और जब 5 बरस में पूरे प्रदेश को मट्टी में झोंक दिया है तो अब हाईवे पे राफेल उतार रहे हैं, राफेल की दलाली की तारीफ। जो HAL से कॉन्ट्रैक्ट लेके दिवालिया कंपनी अनिल अंबानी को दिया उसकी तारीफ, जो दसॉल्ट में कमीशन खोरी किया उसकी तारीफ, जो 526 करोड़ का विमान 1600 करोड़ का खरीदा उसकी तारीफ। तो ये तो पाखंडियों और ढोंगियों की सरकार है, तारीफ ही तारीफ है। तो क्या पूर्वांचल, उसके बाद जो बचा, नहीं आप सुन लीजिए, उसके बाद जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, करोड़ों रुपए अपना मुंह चमका रहे विज्ञापन से। और प्रधानमंत्री जी वो फाइटर, वो सी प्लेन से उन्होंने गुजरात में एंट्री की थी, अब राफेल उतार कर वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता अभी जागरूक है। उस पूर्वांचल में 55% लोग बिलो देन पॉवर्टी लाइन है। जागरूक, देखिए जनता सूची, देखिए सुनिए सूची, जनता बिल्कुल जागरूक है और जागरूकता की वजह से ही देखिए तमाम कोशिशें आप लोगों की चल रही है, ढेर सारी कवायदें चल रही हैं। कभी राहुल
गांधी ने बड़ा प्रयोग किया, सोनिया गांधी ने बड़ा प्रयोग किया, प्रियंका गांधी प्रयोग कर रही हैं। कहा भी जाता है पूर्वांचल के बारे में कि प्रयोगशाला है सियासी पार्टियों के लिए, आप लोग का भी प्रयोग चल रहा है। तो जागरूक है तो फिर जनता आप लोग के लिए क्यों नहीं जाग पा रही है? अगर इतनी शिकायतें आप लोगों के अंदर है तमाम तरह की चीजों को लेकर कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो जनता के बीच कनेक्टेड कैसे हो पाएंगी शुचि, जबकि जनता को पसंद है? जनता, आप कह रहे हैं जनता जाग नहीं पा रही है, तो उपचुनाव में धूल कौन चटा रहा है? अभी पंचायत चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी थी, उसके बाद साड़ी खोल रहे थे महिलाओं की और एक नंबर पर सारे इनके जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। तो धन का दुरुपयोग, बल का दुरुपयोग, माफिया का दुरुपयोग, मीडिया का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, शासन का दुरुपयोग, मतलब तो ऐसे छद्म, ऐसे ठीक है, मतलब शुचि आप एक कह रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव से पहले हड़बड़ी में धड़ाधड़ 36 महीने में इसको तैयार करके तोहफा देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई है। चूंकि चुनाव आ गया तो तोहफा बीजेपी लेकर आई है। सुनिए, हाँ, तोहफे में सिर्फ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना मिला है। इकाना स्टेडियम में खड़े थे, नाम बदल दिया, किसने बनाया था? 1090 में खड़े हो जाते हैं, किसने खड़ा किया था? डायल 100 का नाम बदल दिया, किसने बनाया था? समाजवादी पेंशन योजना, एम्बुलेंस योजना छोड़ देते हैं, मिड डे मील में नमक रोटी दे रहे हैं, ये तोहफा देंगे प्रदेश को? नोच के बंसल साहब ने पार्टी फंड में जमा कर दिया उत्तर प्रदेश को, बचा क्या उत्तर प्रदेश में? और अभी बाबा जी पूरे प्रदेश में 9 इंची का ईंटा नहीं लगाया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का नाम बदला है और प्रदेश में अखिलेश यादव जी की योजनाओं का नाम बदला है। नहीं तो काम तो हो रहा है ना, काम नहीं हो रहा है, मतलब आप कह रहे हैं काम नहीं है, ये दरअसल किसी और का काम है, अपने नाम कर रहा है। तो इनका तो काम ही है भाई। क्या उपाध्याय साहब क्या लगता है? शुचि तो बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज हैं। राम जपना पराया माल अपना। मतलब मैं देख रहा था कि संजीव चौधरी तो नाराज हैं ही, शुचि जो है संजीव चौधरी से ज्यादा नाराज लग रही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देख करके। और मैं तो कुछ कहूंगा तो थोड़ी देर के बाद लोग मेरे ऊपर ही आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभव ज्यादा है, जरा बताइए कि क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आने से, मैं पॉलिटिकल बात नहीं इसमें कुछ घुसाना चाह रहा, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आने से क्या वाकई में जो पूर्वांचल के लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, उनको कोई आराम की जिंदगी नहीं मिलेगी? और जब क्रेडिट देने की बात आएगी तो जनता किसे क्रेडिट देगी? क्या कांग्रेस को देगी, समाजवादी पार्टी को देगी? बीएसपी तो गायब ही रहती है, उसे क्यों क्रेडिट मिलेगा? देखिए, विडंबना ये है कि हम खुद ही जज बन जाते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं या प्रवक्ता हैं, हाँ, वो जनता की अदालत को सर्वोच्च अदालत नहीं मानते। हाँ, वो अपने आप ही जज बन के और ये कह देते हैं कि भी नहीं हम, जबकि जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत है। अगर हमने काम किया है तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें अप्रिशिएट करेगी, हमें वोट करेगी और हम सत्ता में आएंगे, ये भी 100% श्योर है। हाँ, ये तो हर लोगों पर लागू होता है। देखिए, जैसा आपने कहा कि भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विकास होगा या नहीं होगा, देखिए कभी भी एक चीज से विकास नहीं होता है। सर्वांगीण विकास एक शब्द है ना, सर्वांगीण, तो सर्वांगीण विकास जरूरी है। मान लीजिए किसान आंदोलनरत है, पेट्रोल के डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो कई मोर्चों से आंकलन होता है। जहां तक एक्सप्रेसवे का आंकलन होगा तो बिल्कुल वहां की जनता कहेगी कि भी हमें फायदा हुआ है और फायदा होगा, और वहां के जो लोग थे आज कह भी रहे थे कि भी उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आती है कि भी इससे विकास होगा। तो ये नकारा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि आप राजनीति के चक्कर में, चाहे वो चौधरी हैं, चाहे वो विश्वास मैडम हैं, हाँ, वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। देखिए, हाँ, सामरिक महत्व कितना जबरदस्त है कि जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तो वहां हम प्लेन लैंड कर सकते हैं। बहुत जल्दी में मैं जानना चाह रहा हूं उपाध्याय, क्या लगता है कि विपक्ष को पूर्वांचल एक्सप्रेस को डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अगले साल चुनाव है? क्या यही एक वजह है क्या उपाध्याय जी? देखिए, सिर्फ यही एक वजह है कि चुनाव है इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस को खारिज करो? देखिए, चुनाव इस पर सरकार को क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, बल्कि संजीव चौधरी और शुचि बैठी हुई है क्रेडिट लेने के लिए। गौरी शंकर जी, इनके नकारने से या एक्सेप्ट करने से कोई चीजें बदल नहीं जाएंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, एग्जिस्ट करता है, वहां सामरिक उसका महत्व है, मेरे कह देने से इसको नकारा नहीं जा सकता। तो ये अपने अपने तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने कहा। ठीक है, मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं कि देखिए
बातें जिनको जितनी करनी है, संजीव जी को जितना क्रेडिट लेना है, सूची को जितना लेकिन सवाल मेरा कहने का पर्पज एक लास्ट सूची भी जो सवाल उठा रही में है यही कहूंगा अपने लेवल पे वो सवाल सही है। कि जो संजीव जी सवाल उठा रहे हैं अपने लेवल पर वो भी सही है। शरद जी जो कह रहे हैं, जो विकास का मॉडल पेश कर रहे हैं वो विकास का मॉडल भी लोगों को दिख रहा है। तो हम आप जो है तो सिर्फ एनालिसिस ही कर सकते हैं ना, गलत कौन है सही कौन है हम लोग को लेना देना भी नहीं है उससे। चुनाव है, चुनाव से पहले एक डेवलपमेंट हुआ है और हम लोगों को लग रहा था उपाध्याय जी की जनता के लिए तो बहुत बेहतरीन काम हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मतलब जो है विकास का एक नया अध्याय, सर्वांगीण विकास की आपने जो बात किया मुझे लग रहा है उसकी शुरुआत है। इसके बाद देखिए कितना रोजगार बढ़ेगा, कितने उद्योग धंधे उसके आसपास खुलेंगे, हाईवे के आसपास, इसको भी तो ध्यान रखने की जरूरत है। एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बने रहिए तमाम मेहमान हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। योगी का काम उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या पसंद है नहीं पसंद है, ये वाकई बहुत ही बड़ा सवाल है। और जब संजीव चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उनसे बात करो तब तो लगता है और ही बड़ा सवाल है। और उसके बाद अगर सूची से कोई सवाल पूछ दो तो फिर लगता है ये बहुत ही उलझा हुआ सवाल है कि काम वहाँ की जनता को पसंद है नहीं पसंद है। लेकिन एक बात सच है, एक बात तय है कि किसे क्या पसंद है चुनाव नतीजे के बाद ही सब कुछ समझ में आता है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, शरद जी के पास हम आना चाहेंगे। शरद जी एक बात बताएं, ये तमाम चीज़ें जो भी चल रही हैं, जो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो दावे किए जा रहे हैं, ठीक है मैंने किया था किया, इन दावों को हटा दिया जाए थोड़ी देर के बाद। क्या 3 साल में 36 महीने में इतना बड़ा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनाने के पीछे कोई खास वजह रही, कोई खास विजन था? आप लोगों को पता था कि ठीक चुनाव से पहले इसका उद्घाटन करेंगे और जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए सरकार का जो विकास का मॉडल है, योगी का जो मॉडल है वही परफेक्ट है। भाजपा का जो नेतृत्व है उसके नाम पे और कार्यकर्ताओं के काम पे ये वोट हम लोग लेने जाते हैं, ये किसी एक क्षेत्र का विकास या दूसरे क्षेत्र के विकास की बात नहीं है। हाँ। समग्र विकास पूरे उत्तर प्रदेश का किया जा रहा है। जितनी दिल्ली की जनता है, जितनी आबादी दिल्ली की है, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए गए हैं। 1 करोड़ 21 लाख बिजली के कनेक्शन दिए, 1.5 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए, 42 लाख मकान दिए गए। तो आप लोगों का काम तो ये इतिहास में सूची को तो एक भी अच्छा नहीं लगा आप लोगों का काम? नहीं, वो तो एक से एक मतलब उनके बारे में तो क्या उन्होंने रखा है कि देखिए हुआ, इस पर माफी मांगी जाए, इसको ये अच्छा कहा जाए, इस पर तोहफा कहा जाए। कांग्रेस की तो जिससे भी बात करते हैं तो वो जवाब कम देता, वो हंसना शुरू कर देता है। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व नहीं, इनको एक तरफा टिकट केरला का कटा दिया गया है कई साल पहले और अब इनके कोई आने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जो विकास उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने किया है वो उत्तर प्रदेश के और देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट में जो टेस्टिंग हुई है वो उत्तर प्रदेश में हुई है। डिफेंस कॉरिडोर में भूमि अधिग्रहण हो चुका है, AK-203 राइफल के का करार हो चुका है, वो उसकी फैक्ट्री जो तय तो कांग्रेस ने कह दिया था कि हम लगा देंगे, लेकिन ज़मीन में नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। करार बाद में हुआ था, प्रोडक्शन पहले हो गया था, लेकिन अब काम चीज़ जो है ज़मीन पे हो रही है। और जो किस तरह इन लोगों ने सरकार का इस्तेमाल किया, मैं आपको बता दूं कि DMK की सरकार ने कांग्रेस से 2013 में समर्थन वापस लिया था सवेरे 11 बजे। शाम को 4 बजे स्टालिन जो तमिलनाडु के आज मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे को कस्टम अफसरों ने पकड़ लिया रात शाम को। जब बवाल मचा तो इनको छोड़ना पड़ा। तो कांग्रेस की तो खैर कोई बात करने की अब जरूरत ही नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश से बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ हो चुका और कोई अभी आने की इनकी दूर दराज तक कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है उस जनता ने, जब सपा की सरकार थी तब 73 हमें सीटें मिली थी 2014 में। जब विधानसभा का चुनाव हुआ फिर हमारी सीटें मतलब अभूतपूर्व सफलता मिली। फिर लोकसभा का जब दोबारा चुनाव हुआ तो उससे ज्यादा सीटें मिली। तो भाजपा का तो जनादेह बढ़ता ही जा रहा है। नहीं ठीक है, 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पूर्वांचल को ही अगर फोकस करें तो लगभग 159-160 सीटें वहां पर विधानसभा की सीटें बैठती हैं। उसमें लगभग आप लोगों को बीजेपी को 106, समाजवादी पार्टी को 18, कांग्रेस को 4 सीटें मिली थीं। मैं आता हूं, आप संजीव चौधरी के पास आता हूं। संजीव जी, 2012 की अगर बात करें, जहां तक मुझे आंकड़े याद हैं, 2012 की बात करें तो उस वक्त आप लोगों को
159 160 सीटें में 117 115 से 17 सीटें मिली थी, एक मैं लमसम की बात कर रहा हूं, और 2017 आते आते तक वो 17 सीटों में कन्वर्ट हो गया। संजीव जी देखिए कितनी बड़ी गिरावट है आप लोगों के लिए। उस गिरावट से फिर 117 पे आना 2022 में, क्या क्या आधार आपके पास हैं? ऊपर से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, उसे भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो 17-18 से सीधे 117-18 पर आना कोई आसान काम है क्या संजीव जी? गौरी शंकर जी, दावे तो वही चल रहा है ना आप लोग के। 140 पे हम आएंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं, अभी मेरे से पूर्व में प्रवक्ता बीजेपी के बोल रहे थे, जो इन्होंने कहा कि हम वहां जीत गए, यहाँ पे जीत गए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया मुख्यमंत्री जी अपनी सांसद की सीट समाजवादी को दे बैठे थे। इनकी नाकामी की वजह से ये उपचुनाव हार गए थे, वो इन्होंने नहीं बताया। रहा अब सवाल काम का कि हम किस तरीके से आएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से 2017 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी टीम काम करने में लगी हुई थी, विकास करने में लगी हुई थी, लोगों को रोजगार देने पे लगी हुई थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े जो धोखेबाज ये लोग थे, ये केवल उत्तर प्रदेश को हिंदू और मुसलमान पे पूरे 5 साल ये काम करने पे लगे हुए थे। हम उसको नहीं भाप पाए, हम उसको नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से हम 2017 में चुनाव हार गए। अब हम इनकी नीति को समझ बैठे हैं। ये क्या करने वाले हैं, वो सारी इनकी जो योजना है। नहीं, उस वक्त तो कहते थे आप लोग, ऐसा नहीं है, उस वक्त तो कहते थे कि राहुल गांधी की वजह से हार गए। आप सुनिए तो सही, एक मिनट सुची जी बैठी हुई हैं, बोलिए आप। 1 मिनट बोलने तो दो, 1 मिनट तो बोलने दो। उत्तर प्रदेश की ये भोली भाली जनता, उत्तर प्रदेश की ये भोली भाली जनता अब समझ चुकी है कि हिंदू मुसलमान को ये बांट करके इस देश में राज करने, इस प्रदेश को ठगने, उत्तर प्रदेश में कोई एक विकास की योजना इन्होंने नहीं की। ये झूठ बोलते हैं। कितने किसान बॉर्डर पे बैठ के आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर चुके हैं, उनके दोषी हैं ये, इनको जेल जाना चाहिए और ये जेल जाएंगे। इन्होंने एक बार भी इनके प्रधानमंत्री जी ने, देखिए मैनिफेस्टो, ये सारी बातें आप लोगों के मैनिफेस्टो में होंगी, मुझे पता है। मैनिफेस्टो जब आप लोग का आएगा, मैनिफेस्टो जब आएगा आप लोग का, तो बिल्कुल हम लोग खबर भी चलाएंगे, हम लोग खबर भी चलाएंगे संजीव, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे जो समझना था कि 2012 में 17-18 अब 117-18 सीट लाने वाली पार्टी 2012 में 2017 में आते आते 18 सीटों पर सिमट गई। मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद। और फिर 2022 में दावे कर रही है कि हम 140 सीटों पर पूरी तरह से उस पर कब्जा करेंगे। ये संभव कैसे हो पाएगा? मैं सूची के पास आता हूं। सूची, ठीक है, सरकार बीजेपी की है, बहुत सारे काम हो रही है, काम सरकार कर रही है नहीं कर रही है अलग सवाल है, लेकिन क्या सूची के लिए 4 सीट से, सिर्फ पूर्वांचल की बात मैं कर रहा हूं, 4 सीट से क्या 40 सीट तक बढ़ाने की भी चीजें चल रही हैं क्या? प्रियंका गांधी क्या इतनी एक्टिव हैं पूर्वांचल के इलाके में? हालांकि छठ पर उन्होंने भोजपुरी में सबको बधाई दी थी, लेकिन क्या यही काफी है या फिर वाकई में आप लोग जिस तरीके से एक्टिव हैं, आप लोग कम से कम 40-50 सीटें वहां पर दावा कर रही हैं? देखिए, कांग्रेस मजबूती से धरातल पर लड़ाई लड़ रही है। चाहे कोविड के कुप्रबंधन के समय जनता की मदद करने की बात रही हो, चाहे जब मजदूर पैदल सड़कों पर चल रहे थे, 1000 बसेज श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान से लाके खड़ी करी, उसके बाद ये फिटनेस चेक कर रहे थे और मजदूर पैदल चलते रहे। जब विधायक खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं कांग्रेस शासित राज्यों की, तो उनका फिटनेस नहीं चेक करते हैं। अभी डीएमके का उदाहरण दे रहे थे, स्टालिन साहब का उदाहरण दे रहे थे, यही इनकी समस्या है। अगर वर्तमान से संबंधित प्रश्न करो तो भूतकाल के उत्तर देते हैं, क्योंकि इनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं। देखिए, इसमें कोई दो राय और संशय नहीं है कि ये शानदार इवेंट करते हैं, और आज का भी एक जबरदस्त शो था, बिल्कुल रजनीकांत की फिल्म की तरह। लेकिन इवेंट जीवी लोग हैं, तो इसलिए अब तो सेना को भी इन्वॉल्व कर देते हैं चुनाव प्रचार में। और सत्ता के इतने बड़े लोलुप हैं कि पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में नोटबंदी जैसा भयानक कारनामा किया था, और अर्थव्यवस्था को धराशायी करने में नोटबंदी सरकार का सबसे ऐतिहासिक और अभूतपूर्व फैसला था। ये दोनों शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किए कि ये लोग नाथूराम गोडसे को भी महिमा मंडित करते हैं, तो ये 2 शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग तो बाबर का भी करते, बाबर, हुमायूं, सबको आप भाजपा के प्रवक्ता है ना, इन लोगों को आपके नेता देशभक्त बता देते हैं सूची जी, बिल्कुल नहीं है ना? बाबर, हुमायूं को देशभक्त क्यों नहीं? आपके मणिशंकर अय्यर ने कहा, मणिशंकर अय्यर ने कहा, इसके बाद एक किताब लिखी गई है ना, किताब लिखी गई अयोध्या के ऊपर, सनराइज ओवर अयोध्या, उसमें सलमान खुर्शीद ने कहा कि हिंदुत्व तो जो ISI बोको हरम की तरह है,
अगर कंपेयर करेंगी तो फिर ऐसे भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या गलत है भाई? अब मैं जानना चाहता हूं आप शुचि मौका से दीजिए। कि मैं क्या बताती हूँ आपको। शुचि के लिए महाराणा प्रताप जरूरी है, महाराणा प्रताप जरूरी है, रानी दुर्गावती जरूरी है, राणा सांगा जरूरी है, या उससे पहले बाबर हुमायूं जरूरी हो जाते? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं बिना अवरोध के, हिंदू एक दर्शन है, 65,000 बरस की संस्कृति है, वैदिक युग का कालखंड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कट्टरवादी संस्था है। कंपेयर करते हैं आप लोग ना, जब कंपेयर करते हैं तो ये सवाल उठाया जाएगा सूची आपके पास, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको कि आपके मनीष शंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं, है ना? ये सवाल उठेगा ना आप लोगों के ऊपर। जब आप लोग इधर आते हैं, बीजेपी और आरएसएस को कनेक्ट करते हैं, तो फिर हिंदुत्व पर सवाल आप लोग क्यों उठाते? इसके बाद हिंदुत्व एक अलग चीज है, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल अलग चीज कैसे हो गया? दिया था सूची अलग चीज कैसे होगा? हम तो है नहीं। बिल्कुल, आप सुनेंगे तो पता चलेगा। मैंने आपको हिंदू दर्शन और हिंदुत्व पॉलिटिकल एजेंडा दोनों के विषय में बताया। जब आप कंपेयर करते हैं शुचि, तो थोड़ा अपने नेताओं को भी सुना कीजिए ना कि आपके नेता क्या क्या बोल रहे हैं। नेताओं को भी चिंता है और मेरा मुझे लगता है मैं तो पूछा था आपसे सवाल कि 4 से 40 का दावा कैसे होगा, जब बाबर को आप देशभक्त कहेंगे, जो कि लुटेरा था, है ना, औरंगजेब को आप देशभक्त कहेंगे, लुटेरा था। देखिए, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को एम्पलीफाई कर रहे हैं तो वो अन्यत्र विषय है। मैं नहीं कर रहा, आपने कंपेयर किया इसलिए सवाल उठाया मैं क्यों करूंगा? मैं क्यों करूंगा? आपने कंपेयर, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। आप लोग दिन रात कुछ ऐसे बयान दे रहे हो कि हम लोग को मौका दे रहे हो, और जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो हम लोग को किसी एजेंडा या फिर एक सेलेक्टिव अप्रोच के हिसाब से पत्रकार घोषित कर देते हो। सूची गलत है। मैं आपके हिंदुत्व पर भी, संविधान पर भी, संघ पर भी, भाजपा पर भी और उत्तर प्रदेश के कार्यकाल पर भी बोलिए, लेकिन कंपेयर जब करेंगे तो सवाल उठेगा। सूची तैयार रहिए इसके लिए। चलिए, मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हाजिर होते हैं, बने रहिए। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो रही है, लेकिन एक अच्छी बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया। सामरिक लिहाज से भी अगर देखें तो एयर स्ट्रिप का जो निर्माण किया गया, उससे आपात स्थितियों में यहाँ से तमाम फाइटर जेट्स को उड़ाने की एक सुविधा दी गई है। अच्छी चीज़ तो है, बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है, सकारात्मक लग रहा है। लेकिन पार्टियाँ कह रही हैं कि दरअसल ये काम बीजेपी की तरफ से ही सिर्फ नहीं किया गया, बल्कि विजन किसी और का था, बीजेपी क्रेडिट ले रही है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं और चलते हैं। अब सीधे हम एक संजीव जी के पास हम चलेंगे। संजीव जी, सूची अब नहीं है। सूची को शायद लगा कि पता नहीं अब बाबर हुमायूं पर कितने सवाल हमारी तरफ से पूछे जाएंगे, लेकिन मैं आपकी बड़ी तारीफ करूंगा संजीव जी। जिन्ना पर देखिए इतने सवाल पूछे गए, जिन्ना पर इतनी आलोचना होती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता शो को छोड़ करके बीच में नहीं भाग गया, लड़ा। वो ठीक है, गलत सही ये तो जनता डिसाइड करेगी, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, लेकिन आप लड़े तो। अब कांग्रेस वाले बिना लड़े ही भाग जाते हैं, इसीलिए तो रायबरेली तक सिमट कर रह गए। सूची चली गई क्योंकि सूची को लगा कि बाबर हुमायूं के बाद औरंगजेब, अब उनके पास जवाब क्या बचेगा। यही दिक्कत है ना। मैं आता हूं आपके पास संजीव जी, एक बात बताएं। ठीक है, क्रेडिट लेने की होड़ है, मैं मना भी नहीं कर रहा, बिल्कुल लीजिए क्रेडिट, आपने विजन तैयार किया था। लेकिन एक बात बताइए, सरकार आती है, सरकार फिर चली जाती है, दूसरी सरकार आती है। पहले सरकार के जो अच्छे विजन्स होते हैं उसे अगर इंप्लीमेंट करके जनता के लिए अगर बेहतरीन कोई काम किया गया, तब उस लिहाज से तो सरकार को उपलब्धि पर कुछ बधाई तो देनी चाहिए ना संजीव जी। अगर सपना आपका था, विजन आपका था, तैयार बीजेपी की सरकार ने किया, पूरी तरह से 36 महीने में तैयार करके जनता को सौंप दिया, तभी आप लोगों को खुश होने की जरूरत थी। इसी हाईवे पर, इसी एक्सप्रेसवे पर आप लोग की चुनाव रैलियां भी निकलेंगी, इसका इस्तेमाल तो करेंगे ना आप लोग। देखिए गौरी शंकर जी, मैं आप पे बिल्कुल डाउट नहीं करता, क्योंकि आपके साथ बहुत बार बैठा हूं, आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक रहते हैं। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को 2017 से पहले, मैंने पहले भी ये पूर्व में भी मैं बता चुका हूं, 2017 से पहले इन लोगों ने ठगना शुरू कर दिया था, झूठ बोलना शुरू कर दिया, पाखंड बचाना शुरू कर दिया था, और उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान चुनाव कराना शुरू कर दिया था, जो उत्तर प्रदेश की जनता अब नहीं करने देगी। वो समझ चुकी है। आप जाइए,
अपने ये जो आप डिबेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पर विधानसभा से आप जाके पूछिए, पब्लिक से, वहां की जनता से पूछिए, उनको रोजी रोटी नहीं मिल रही। जो नौकरी 1 लाख रुपए की नौकरी करता था वो 25,000 पे काम कर रहा है, जो 25,000 पे काम कर रहा था वो 5,000 पे नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। बहुत सारी बातें, इतना समय नहीं है बताने का। मैं तो केवल इन भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये अंग्रेजों से भी बुरी सरकार है। इनसे केवल एक क्वेश्चन है मेरा, उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर इन्हें केवल और केवल ये जो अपना प्रचार प्रसार मीडिया ट्विटर पे लगे हुए हैं, इन्हें ये हमारे किसान, जो उत्तर प्रदेश के किसान, हिंदुस्तान का किसान, भोला भाला किसान, जो किसान इस देश को चलाता है, जिसका बेटा इस देश की रक्षा कर रहा है, यदि वो वहां से चला आए तो इनका क्या हाल होगा और हमारा क्या हाल होगा। जो हमारी सुरक्षा, पूरे नेताओं की सुरक्षा, उनके बच्चों की सुरक्षा ये किसान का बेटा कर रहा है। उन किसानों ने 500 से ऊपर इनकी हत्याएं हो चुकी हैं, वो आत्महत्याएं कर चुके हैं। इन्होंने उस किसान के लिए क्यों नहीं प्रधान, 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट बोल ले, जल्दी इस बात कंप्लीट कीजिए। एक सेकंड। इस किसान के लिए जो अन्नदाता है इस किसान का, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी क्यों नहीं बोलते एक बार भी? क्या ऐसी मजबूरी है जो इस देश को ये ठग चुके हैं? अंबानी के लिए बोलेंगे, अंबानी का कर्ज माफ करेंगे, अडानी के लिए बोलेंगे, उनका कर्ज माफ करेंगे, उनको रेल देंगे, उनको बिजली देंगे, सब कुछ उनको देंगे, इन किसानों को कुछ नहीं चाहिए। अरे ठीक है संजीव जी देखिए, ठीक है, किसान देखिए, किसान का मसला, महंगाई का मसला, बेरोजगारी का मसला, सब कुछ है। इसके बावजूद मुझे लगता है कि विकास का एक मसला, अगर विकास हुआ है तो उस पर तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। शरद मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद, एक मिनट संजीव जाते हैं सर, आते हैं। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल की तस्वीर बदलने के पीछे क्या सियासी मकसद है? बीजेपी को चुनाव दिख रहा था, ये मकसद है, या फिर वाकई में सब कुछ समय और तय वक्त के हिसाब से हुआ और इस वक्त जनता को दे दिया गया है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है? जरा कीजिए ना, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि संजीव जी तो बोलेंगे इस तरह की बातें और बोलना भी चाहिए, वो विपक्ष में है तो उनका काम भी है। एजेंडा विकास है और पूरे उत्तर प्रदेश का विकास है, पूरे भारत का विकास है। हम किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं है। और मैं, जैसे हमारे संजीव भाई कह रहे थे कि जो है हम लोग व्यापारियों से और अंबानी बंधुओं से मिले हुए हैं, इनको मैं ज्ञात करा दूं कि इनकी खुद की पार्टी ने दादरी में किसानों की जमीन पे कब्जा करके वो अनिल अंबानी उस समय इनके चहेते थे उनको दिया था। और जो सैफई में जो नाच गाने का कार्यक्रम होता था, वहाँ गरीब लोग बॉलीवुड से आते थे, गरीब किसान आता था वहां पे अटेंड करने के लिए। तो ये जो किंवदंतियां कहानियां बता रहे हो, और अगर आप भड़काना बंद कर दे किसानों को तो समस्या आज खत्म हो जाएगी। हम किसान से बात करने को तैयार है। आपने किसान को समझा दिया कि किसी बात पे तैयार मत होना, चाहे जो सरकार कहे। हमने मंडी खत्म नहीं करी है, हमने एमएसपी खत्म नहीं किया है। 4.5 लाख मिलियन टन जो है वो अनाज खरीदा जा चुका है और वो एमएसपी पे खरीदा गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जब हम पार्टियों से बात करना चाहते हो तो राज्यसभा में कांग्रेस के तो खैर छोड़ के चले गए, आप राज्यसभा में है ही नहीं, तो कांग्रेस के लोग जो है सांसद उसमें नाच रहे थे, राज्यसभा में मेजों के ऊपर नाच रहे थे। अगर आप इनके पीछे ना रहे, इनको बरगलाना बंद कर दे तो समस्या आज खत्म हो जाए। और जो आप 600-500 का आंकड़ा बता रहे हैं, हमारे जो प्रवक्ता हैं और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो इस आंकड़े को 7,000 से ऊपर ले जा चुके हैं कि 7,000 किसानों को मार दिया है, वो आत्महत्या कर ली है। तो आप हर बहस में आप 1,000 से आंकड़े अगर बढ़ा देंगे तो ज्यादा सनसनीखेज लगेगा। चलिए ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 बार दुकान बंद हो चुकी है, एक बार और बंद होने जा रही है। समय खत्म हो गया, आप सभी यहाँ पर आए, शुचि भी यहाँ पर थी, शुचि को यहाँ पर रुकना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड कोई प्रवक्ता कैसे रख पाएगा? सवाल तो उठेगा। अगर कोई आपके नेता बाबर और हुमायूं को देशभक्त बताएंगे, हिंदुत्व पर सवाल उठाएंगे तो पूछेगा, पत्रकार भी सवाल पूछेगा, सत्ता पक्ष पूछे ना पूछे, पत्रकार तो पूछेगा। हो सकता है कि जब चुनाव में आप प्रचार करने के लिए जाएं कांग्रेस के नेता, तो हो सकता है जनता भी ये सवाल पूछ ले। इसलिए डट करके मुकाबला करने की जरूरत होती है। मैदान छोड़ने के बाद जैसे अमेठी निकल गया, हो सकता है रायबरेली भी निकल जाए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को खास तौर पर इस संदेश देना चाह रहा हूं कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। सियासत है,
अपनी चीज़ों को डट करके रखने की ज़रूरत होती है। विकास कर रहे हैं तो विकास पर दावा बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्रेडिट अगर लेना चाहते हैं तो उस पर भी दावा कीजिए, लेकिन झूठी क्रेडिट ना लीजिए। संजीव जी, आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आए। उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। शरद जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।